वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम अपना जो चैप्टर है यूनिट 10 द हाउस होल्ड एज अ कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्टिंग यूनिट उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये MSO 004 अगर आप इग्नू के स्टूडेंट है, नहीं तो भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप सोशोलॉजी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। बेसिकली ये सोशोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करता है और ये चैप्टर मेजरली सोशोलॉजी ऑफ इंडिया पे ही फोकस है। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हाउस होल्ड, जब भी हम हाउस होल्ड की बात करते हैं ना, ये टर्म, तो हम एक घर की बात करें, एक गृहस्थ जीवन की बात करें और हाउस होल्ड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब जब भी हम घर की बात करते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं वो पॉजिटिव वे में देखते हैं हाउस होल्ड को, कि घर है तो आपको सेफ्टी मिलेगी, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो गया, तो इसकी बात कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के लोग या फेमिनिस्ट करती हैं कि किस तरीके से जो घर होता है ना, वो हमेशा कोऑपरेटिव यूनिट नहीं है, वो आपको हमेशा सपोर्ट लव केयर नहीं देगा। उसके बियॉन्ड कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है घर के अंदर, यानी महिला और पुरुष को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं और वो इम्बैलेंस होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर लेवल पे। इसके बारे में ये चैप्टर है और इसमें मेजरली फेमिनिस्ट, फंक्शनलिस्ट और आप कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के लोगों को देखोगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको इग्नू में आंसर लिख के बहुत अच्छे नंबर लाने, यानी 70-80 नंबर लाने, थोड़े बहुत आपको थिंकर्स कोट करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आपको थिंकर्स या सोशोलॉजिस्ट याद नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा चैप्टर को समझ लो और चैप्टर में क्या बातें की गई है ना उनको समझ लो। आप उनको भी लिख सकते हो, बट अगर नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद थे तो हमें भी डिफिकल्टी होती थी याद करने में, बट बाद में पता चला कि उससे आपका खुद का ही नॉलेज इनरिच होता है। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं। अब जब भी हम परिवार की बात करते हैं ना, भारत में स्पेसिफिकली, तो MS गोरे, IP देसाई और AM शाह ने काफी काम किया है, ठीक है, परिवार पे। और ज्यादातर इन लोगों ने क्या बोला है कि जॉइंट फैमिलीज जो है ना, वो खत्म हो रही हैं, इस बात को इन्होंने डिनाई किया है और इन्होंने बोला है कि किंगशिप टाइज रहती हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो कि ज्यादातर जो विदेश के या ऊपर ऊपर से आप लोग देखते हो ना, तो आपको भी लगता होगा जर्नलाइज में कि जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। पर इन थिंकर्स ने स्टडी करके देखा कि नहीं, जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम नहीं खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं अलग होने के बावजूद भी उनके बीच में संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, चार भाई बहन हैं और वो चारों अलग अलग राज्य में जाते हैं, काम करते हैं, भले वो एक घर में नहीं रह रहे हैं, पर जो उनका टाइज है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे ऑन कॉल पे या शादी विवाह के समारोह में, वो लोग साथ रह रहे हैं। इसके बारे में बात की गई है। डिटेल आपको वीडियो किसी भी थिंकर पे, किसी भी थ्योरी पे चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, बना देंगे। एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट थिंकर है, क्योंकि अब हम जब परिवार की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात भी तो करेंगे ही। तो सिमोन डिब्रोर, तो उनका जो बुक है सेकंड सेक्स, उसमें वो डिस्क्राइब करती हैं कि परिवार के अंदर जो अधिकार, ठीक है, मान लीजिए घर है, वो पुरुषों के पास है, वो महिलाओं के पास नहीं है, उनका जो स्टेटस है वो लो है। यानी आप कॉमनली देखिएगा, आई मीन मोस्ट ऑफ लोग जो सिटीज से होंगे या बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा फैमिली में, शायद वो ना समझ पाए, बट जिन्होंने गांव में सिचुएशन देखी है या इस तरीके के परिवार देखे हैं, कि बच्चों को जो बच्चे हैं उसमें अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़का है तो उसको सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बेटर फूड दिया जाएगा, वहीं पे वुमेन की सिचुएशन खराब होती है। हस्बैंड जो छोड़ दिया या हस्बैंड को जो नहीं खाना नहीं करना, वो उस पे ही विमेन करती हैं। और ये सिचुएशन केवल इंडिया की नहीं थी, पूरे यूरोप की थी। उसी इसीलिए ये थिंकर, ये फ्रेंच थिंकर है, फ्रांस से आए हैं, फिर भी वो बात कर रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को हमेशा सब ऑर्डिनेट स्टेटस पे रखा जाता है, यानी नीचे के तबके पे रखा जाता है, उनकी कोई नहीं सुनने वाला है। मैरी वुllstonecraft जो है, ये अगेन एक और फेमिनिस्ट थिंकर है। ये भी वुमेन के जो राइट है ना, उसमें मैरिज, प्रॉपर्टी और एजुकेशन की बात करती हैं, और ये डिपेंडेंसी जो मेन के ऊपर है उसको हटाने की बात करती हैं। इनको इस तरीके से नेगेटिवली मत लीजिए, इसको इस तरीके से लीजिए कि मान लीजिए कि वुमेन भी अगर डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर है। अगर वो पढ़ेगी तो उसको मैरिज में भी राइट मिलेगा, प्रॉपर्टी में भी और एजुकेशन में, और वो अपने आप को एम्पावर करके अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएगी ना। वैसे कैरोल बैटमैन है, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया था जिसको बोलती थी ये वुल स्टोन क्राफ्ट डिलेमा। बेसिकली ये क्या कह रही है कि
बहुत सारे थिंकर हम हमें कह रहे हैं कि औरतों को अधिकार देना चाहिए, ठीक है, औरतों के पास राइट होना चाहिए कि वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी करें, बाहर भी जाएं। बट क्या ये बाहर जाना, बाहर के काम करना उनकी मदरहुड यानी उनके माँ बनने की जो सिचुएशन या जर्नी होती है उसके साथ चल पाएगी? बेसिकली क्वेश्चन कर रही है कि क्या एक महिला दो स्टेटस या दो रोल्स जो है, एक मदर का और एक वर्किंग वुमेन का, संभाल पाएगी? क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चे को संभालना, बच्चे को पैदा करना इज नॉट अ इजी जॉब, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिबेट शुरू हुई कि परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसे है। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ हाउस होल्ड की बात करें तो पहले के जो इकोनॉमिक मॉडल्स थे ना, वो परिवार को किस तरीके से देखते थे कि एक सिंगल यूनिफाइड यूनिट है, ठीक है, यानी परिवार में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी हो रहा है, परिवार के लिए एक साथ हो रहा है। पर जब फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जेंडर इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी है। कैसे? कि पुरुषों को हम ज्यादा महत्वता दे रहे हैं, पुरुष क्या खाएगा क्या पहनेगा उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और महिलाओं पे ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। एक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का भी इशू या कंसर्न उठाते हैं बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट और थिंकर्स, जहाँ पे देखने को मिलता है कि जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है जिसमें फादर नहीं है, या जहाँ पे भी वुमेन का थोड़ा ज्यादा वो है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉवर्टी हमें ज्यादा देखने को मिली है, महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगर जब भी हम सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस देखते हैं थिंकर्स और उनके कंट्रीब्यूशन का, तो अमर्त्य सेन हमेशा ऊपर आएंगे। इन्होंने काफी सारी चीजें रिसर्च के फील्ड में की है और वुमेन के लिए भी बात की है, और इन्होंने बताया है कि जेंडर वाला जो फिनोमेना है ना, हमें ज़रूरी है बात करना या इन्वॉल्व करना जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलने से लेके महिलाओं का वर्क फोर्स में जाना और भी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है। मॉसर की भी एक थ्योरी है जो बेसिकली थ्योरी क्या है, इन्होंने जेंडर एंड डेवलपमेंट एक अप्रोच दिया था, क्योंकि वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच को रिप्लेस करता है बेसिकली। ये दोनों जो अप्रोचेस होते हैं वो वुमेन के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ डेवलप किए गए होते हैं, और इनका मेजर एम क्या होता है कि जो वुमेन है ना, उनको डेवलपमेंट में लाना, ठीक है, उनको डेवलपमेंट का हिस्सेदारी देना। बट क्या होता है कि अगर आप विकास हो रहा है और महिलाओं को आप खींच के ला रहे हो वुमेन इन डेवलपमेंट की, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, तो वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होगा कि हम जेंडर और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चले। इस तरीके का कुछ था। डिटेल वीडियो एक्चुअली इस पर अगर आपको चाहिए तो मैं बना सकती हूँ, बट आपको इसमें इतने ही समझने की ज़रूरत है। और बाकी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं यहाँ पे बस उसको टच कर रही हूँ। उसके बाद जो पटेल हैं उन्होंने स्टडी किया था फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन को, कि समाज के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है लेकिन नॉर्म्स और वैल्यूज वैसे ही रह गई है। मतलब इसका क्या होता है कि भले बहुत मॉडर्न परिवार हो गया हो, भले परिवार में बदलाव आ गए हों, पर कहीं ना कहीं जो महिलाओं की स्थिति दयनीय है या निचले तबके पे वो है, वो अभी भी बन के रह गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे सेन ने 3 मॉडल्स हमें दिया है, ग्लू टुगेदर फैमिली, सुपर ट्रेडर फैमिली जो कि बेकर ने दिया है, एंड डिस्पोटिक फैमिली। अब ग्लू टुगेदर फैमिली का आइडिया क्या होता है? ऐसी फैमिली, इसके नाम से ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपक के साथ में रहना, ठीक है, ऐसा चिपका हुआ। तो इस तरीके की जो फैमिली होती है ना, वो डिसीजन मेकिंग में एक साथ काम करती है, एक साथ आके मतलब बैठ के बातचीत होके विचारधारा अपने अपने सब लोग रखते हैं, फिर डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पे सबके इंटरेस्ट की बात होती है, सब मतलब जितने भी परिवार के हिस्सेदार हैं, मेंबर्स हैं, उन सबके इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है कि ये जेंडर और एज बेस्ड इनइक्वालिटी को नहीं देख पाता, परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसी है या छोटे बच्चों की स्थिति कैसी है या उनका क्या है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये सबके भले के लिए सोचता है ना, ये वाला सिस्टम। सुपर, आपको नाम से ही पता चल रहा है, सुपर ट्रेडर फैमिली, जिसकी जो थ्योरी थी वो बेकर ने दी थी। बेसिकली ये इस टाइप की फैमिली होती है ना, यहाँ पे हम एम्फोसिस क्या करते हैं, हमारा फोकस ये रहता है कि जो भी यूटिलाइजेशन है, मतलब जो भी परिवार का मेंबर है ना, उसका सही तरीके से प्रयोग, यानी जो भी उसको स्किल सेट है, जो भी जिस तरीके के काम में वो अच्छा है, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी करके उसका बेनिफिट लिया जाए। मतलब बेनिफिट यहाँ पे रॉन्ग मतलब मत लीजिए। अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ने में जिस चीज़ में अच्छे हैं, आपको उधर ही फोकस करने के लिए ये फैमिली हेल्प करती है। फादर किस चीज़ में अच्छे हैं, मदर किस चीज़ में अच्छे हैं, मतलब हर किसी का जो इंडिविजुअल स्किल्स है ना, उस पर एम्फोसिस दिया जाता है इसमें। और यहाँ पे बार्गेनिंग एंड स्ट्रैटेजी यूज करती है। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें करने के लिए आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या क्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या, इसकी भी वीकनेस है कि ये सोशल कंस्ट्रेंट्स बहुत तरीके की होती हैं ऐसे परिवार में, नॉर्म्स और जेंडर हायरार्की होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं
एक विचारधारा आपका पूर्व, आपको कुछ ना कुछ विचारधारा होगी या कुछ तरीके से प्रॉपरली इसका इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में नहीं हो पाता। सबसे बेकार तरीके की फैमिली होती है डिस्पोटिक फैमिली, नाम से ही आपको पता चल रहा है, तानाशाह नौकरशाह टाइप की, जिसमें सिंगल अथॉरिटी होती है ज्यादातर मेल की, और वो कंट्रोल करते हैं हाउस होल्ड में कौन डिसीजन लेगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर होता है ऑफ कोर्स, जो कि आप स्ट्रेंथ मान सकते हैं, बट ये वीकनेस ही है इस तरीके से। और यहाँ पे नेगोशिएशन एंड रेजिस्टेंस बहुत दिक्कत होती है, मतलब नहीं होता है, कोई किसी की विचारधारा नहीं सुनता है, और परिवार में हमेशा माहौल खराब रहता है। अब हाउस होल्ड की थ्योरीज की बात करें तो बहुत सारे थिंकर्स ने इस पे काम किया है। जैसे कि बेकर की हमने भी बात की, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड बार्गेनिंग मॉडल। बेसिकली इसमें क्या था कि जो जिस चीज में फिट है उससे वही काम कराओ, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जो उस चीज का, ठीक है, और बाकी लोग इस तरीके से इस फैमिली